हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोट स्टडी हब। मेरा नाम अभिषेक है और आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के जो चैप्टर 2 है, दो ध्रुवीयता का अंत, उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखने वाले हैं। यह वीडियो 2023 की परीक्षा की दृष्टि से बनाया जा रहा है और जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे इस वीडियो में कवर किया जाएगा और जो बचे हुए प्रश्न होंगे उसको एक सेकंड पार्ट भी आएगा, उसमें कवर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से विश्व में कैसी व्यवस्था कायम हुई? आपके ऑप्शन है: ए एक ध्रुवीय विश्व, बी दो ध्रुवीय विश्व, सी बहुध्रुवीय विश्व या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और अमेरिका एकमात्र विश्व में महाशक्ति बचा, तो इस कारण इसका जो सही उत्तर होगा एक ध्रुवीय विश्व होगा सही आंसर। अगला प्रश्न है कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति के दबदबे में हो, किसी एक महाशक्ति के कब्जे में हो, तो उसे क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है: ए एक ध्रुवीय विश्व, बी दो ध्रुवीय विश्व, सी बहुध्रुवीय विश्व या फिर डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था किसी एक महाशक्ति के दबदबे में हो तो उसे एक ध्रुवीय विश्व कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 1945-1991 के बीच विश्व में किस प्रकार की व्यवस्था थी? आपके ऑप्शन है: ए एक ध्रुवीय व्यवस्था, बी बहुध्रुवीय व्यवस्था, सी दो ध्रुवीय व्यवस्था या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दो ध्रुवीय व्यवस्था। 1945 से 91 के बीच अमेरिका और सोवियत संघ दो खेमे थे दुनिया में, जिस कारण दो ध्रुवीय व्यवस्था की स्थिति बनी हुई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दो ध्रुवीय व्यवस्था। अगला प्रश्न कहता है कि 1991 ईस्वी के बाद से विश्व में एक ध्रुवीय व्यवस्था का संचालन कौन करता रहा है? यानी अभी तक कौन कर रहा है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का संचालन? आपके ऑप्शन है: ए अमेरिका, बी रूस, सी भारत या फिर डी चीन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा अमेरिका सही उत्तर होगा, क्योंकि 1991 में तो सोवियत संघ विघटित हो गया, 15 गणराज्यों में विभक्त हो गया सोवियत संघ। तो उस समय से लेकर वर्तमान समय तक अभी तक जो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है उसका संचालन अमेरिका कर रहा है, क्योंकि अमेरिका विश्व में भी सबसे बड़ी महाशक्ति बनी हुई है। उसके पास अथाह शक्ति है, आर्थिक व्यवस्था भी बहुत सुदृढ़ है, सैनिक शासन, टेक्निकल जो प्रौद्योगिकी है उसमें भी बहुत उन्नत है। इस कारण जो अमेरिका है उसका पूरे विश्व पर दबदबा है, वर्चस्व है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि विश्व स्तर पर शक्ति संतुलन का दो महाशक्तियों में विभाजन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है: ए दो ध्रुवीय विश्व, बी एक ध्रुवीय विश्व, सी बहुध्रुवीय विश्व या फिर डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा कि विश्व स्तर पर शक्ति संतुलन का दो महाशक्तियों में विभाजन दो ध्रुवीय विश्व कहलाता है। जो विश्व था वो दो भागों में बट गया था, एक तो सोवियत संघ, एक अमेरिका। तो ये जो शक्ति संतुलन है दो महाशक्तियों में विभाजन दो ध्रुवीय विश्व को प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए दो ध्रुवीय विश्व। ठीक है, इनमें से और निम्न में से किसे दूसरी दुनिया कहकर संबोधित किया जाता है? आपके ऑप्शन है: ए सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों को, बी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों को, सी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों को या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दूसरी दुनिया कहा जाता है सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप के देशों को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरी दुनिया से संबंधित है? आपके ऑप्शन है: ए सोवियत संघ, बी चीन, सी कजाकिस्तान या फिर डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा इनमें से सभी होगा, सोवियत संघ, चीन, कजाकिस्तान और अन्य। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दूसरी दुनिया से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है: ए कजाकिस्तान, बी सोवियत संघ, सी चीन या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। तो जो दूसरी दुनिया से संबंधित नहीं है इनमें से जो तीनों देश ऊपर के, चीन, सोवियत संघ और कजाकिस्तान, ये तो संबंधित है दूसरी दुनिया से,
सेकेंड वर्ल्ड से, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया है ये अमेरिका के खेमे में शामिल था, इसलिए जो अमेरिका है वो दूसरी दुनिया से संबंधित नहीं है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली दुनिया से संबंधित है। पहली दुनिया से कौन सा देश संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी कनाडा, सी पश्चिमी जर्मनी या फिर डी इनमें से सभी। तो जो पहली दुनिया है उसमें अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ये सभी शामिल थे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली दुनिया से संबंधित नहीं है। पीछे पूछा गया था कि पहली दुनिया से संबंधित है, लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है कि पहली दुनिया से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए पश्चिमी जर्मनी, बी पूर्वी जर्मनी, सी ब्रिटेन या फिर डी फ्रांस। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा पूर्वी जर्मनी होगा, क्योंकि देखिए यहाँ समझना है कि जो जर्मनी था वो जर्मनी के बीचों बीच एक बर्लिन की दीवार खींची गई थी, चूँकि जर्मनी की राजधानी बर्लिन थी। तो जो पूर्वी जर्मनी थी ये पूर्वी जर्मनी सोवियत खेमे में शामिल थी और पश्चिमी जर्मनी अमेरिका के खेमे में शामिल थी। तो पश्चिमी जर्मनी तो शामिल थी पहली दुनिया में, लेकिन जो पूर्वी जर्मनी थी उस पूर्वी जर्मनी पहली दुनिया में शामिल नहीं थी। इस प्रकार से जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, पूर्वी जर्मनी पहली दुनिया से संबंधित नहीं है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश तीसरी दुनिया से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी मैक्सिको, सी ऑस्ट्रेलिया फिर डी भारत। तो तीसरी दुनिया से संबंधित नहीं है ऑस्ट्रेलिया। पिछले प्रश्न में ही मैंने बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया है अमेरिका के खेमे में शामिल था जो पहली दुनिया से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया होगा। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश तीसरी दुनिया से संबंधित है। आपको संबंधित है और संबंधित नहीं है, पहली दुनिया, तीसरी दुनिया, दूसरी दुनिया, ऐसे जो प्रश्न है वो मैप वाले प्रश्न है। हालांकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई कोताही नहीं है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखें और नोट डाउन भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो आपके ऑप्शन है ए भारत, बी ब्राज़ील, सी श्रीलंका या फिर डी इनमें से सभी। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। तीनों ही जो देश हैं भारत, ब्राज़ील और श्रीलंका तीसरी दुनिया से, थर्ड वर्ल्ड से संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डी होगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न कहता है कि गुटनिरपेक्ष देशों के संगठनों को प्रायः कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुटनिरपेक्ष देशों के संगठनों को? आपके ऑप्शन है ए तीसरी दुनिया, बी पूंजीवादी दुनिया, सी समाजवादी दुनिया या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा गुटनिरपेक्ष देशों के संगठनों को तीसरी दुनिया कहा जाता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है कि शॉक थेरेपी का अर्थ होता है, शॉक थेरेपी का अर्थ बताना है। ए आघात पहुंचाकर उपचार करना, बी आघात पहुंचाकर मार देना, सी आघात पहुंचाकर अस्पताल ले जाना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया था। आपके ऑप्शन है ए 1991 में, बी 1995 में, सी 1990 में या फिर डी 1985 में। तो शॉक थेरेपी को अपनाया गया था 1990 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है रूस, मध्य एशिया तथा पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद को फैलाने के लिए, पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया था पश्चिमी जो देश थे, पूर्वी देशों के द्वारा, सोवियत खेमे के द्वारा। आपके ऑप्शन है ए शॉक थेरेपी, बी लोकिस्ट नीति, सी खुले द्वार की नीति या फिर डी इनमें से कोई नहीं। रूस, मध्य एशिया के देश और पूर्वी यूरोप के देशों ने शॉक थेरेपी को अपनाया था 1990 में पूंजीवाद को फैलाने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शॉक थेरेपी। अगला प्रश्न है शॉक थेरेपी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर हुआ। कोई उसका असर देखने को मिला कि नहीं मिला ये बताना है आपको। आपके ऑप्शन है ए अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई शॉक थेरेपी की वजह से, या फिर बी अर्थव्यवस्था में भारी सुधार हुआ, अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला, धनात्मक बदलाव सुधार,
या फिर सी अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं हुआ, पहले थी जैसा ही अभी भी था, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो शॉक थेरेपी थी, शॉक थेरेपी की वजह से अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट देखने को मिली, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी थी, तहस नहस हो चुकी थी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सही है। और अगला प्रश्न है कि शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप लगभग कितने परसेंट उद्योगों को बेच दिया गया था। आपके ऑप्शन है ए 85%, बी 50%, सी 70% या फिर डी 90%, 90%। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 90% उद्योगों को बेच दिया गया था शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप 1990 के दशक के दौरान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा 90%। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 1990 के दशक में रूसी मुद्रा क्या है, रूस की मुद्रा का नाम रूबल है, इसे ध्यान रखें। तो रूसी मुद्रा के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट के क्या कारण थे। ए सोवियत संघ का पतन इसका मुख्य कारण था, बी शॉक थेरेपी, सी तनाव से तेल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 1990 के दशक में रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में जो गिरावट देखी गई, जो रूसी रूबल मुद्रा कमजोर होती देखी गई, इसका मुख्य कारण था शॉक थेरेपी। क्योंकि शॉक थेरेपी ने अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा घात पहुंचाया था, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, शॉक थेरेपी के कारण ही नाटकीय ढंग से रूबल मुद्रा में गिरावट देखने को मिला। हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इतिहास के सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए औद्योगिक क्रांति को, बी शॉक थेरेपी को, सी तनाव शिथिल्य को या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है शॉक थेरेपी को। प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शॉक थेरेपी। यहाँ पे हमारा जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते थे उसको कवर किया गया है, और बचे हुए जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगे उसको अगले पार्ट 2 में ख़त्म कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास जाती रहे। So that's all for today. Stay for next episode. Thanks for watching. Have a great day.